हाँ बेटा। तो लिखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। तो शुभी यस क्योंकि सर। स्प्लिटिंग कैसे होती है उसको बता चुका हूँ। तो ये इसको रिप्लाई आराम से कर सकती है। तो स्क्वायर प्लेनर हमारी ज्योमेट्री है। तो ये हो गया मेटल, ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। यस सर। गुड। ओके। तो अब बताओ बेटा, इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से वाले सबसे ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे? सर ये होंगे T2G वाले। T2G वाले क्यों करेंगे? इन बिटवीन द एक्सेस हमारा जो स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री होती है वो आ रही है लोब्स। तो वहां पे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, रिपल्शन बढ़ जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ओ, वो तो अनस्टेबल होगा। उल्टा बता दिया। स्क्वायर प्लेनर के अंदर तो बेटा 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। ये देखो, क्या कर रहे हैं जी सर। फिर। तो 90 डिग्री में तो अलोंग द एक्सिस वाले एंगल, यही तो ऑक्टाहेड्रल में भी हुआ था। बोलो। जी। यस सर, लिगेंड कंफ्यूजन किधर थोड़ी बहुत। है? लिगेंड तो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं ना। बोलो, ऐसे आएंगे ना लिगेंड। यस सर। यस सर। तो आकर के यहाँ पे लगेंगे। जी सर। हम्म, ये L1 लगा, ये L2 लगा, ये L3 लगा, ये L4 लगा। तो ये लिगेंड इधर से आया, तभी लगा है आकर के। तो जो अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं, एजी हैं वो। हाँ वो इजी है। उनका नाम बताओ सफिया, कौन कौन से होते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर दिए। अच्छा, अलोंग द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये वाले होते हैं, D x² y²। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इनका लोब जो है एक्स वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो ये D x² y²। दूसरा कौन सा होता है बोलो सुबी? बेस डी स्क्वायर, जेड स्क्वायर है फिर जी स्क्वायर। Z²। ये जेड एक्सिस है, तो इसका लोब जेड एक्सिस के अलोंग होता है, और इसमें एक बीच में एक्स वाई प्लेन के अंदर रिंग भी होती इलेक्ट्रॉन क्लाउड। है। यस सर। बाकी ये जेड एक्सिस। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड 67% जो होता है, यानी वो लोब्स वाला है। हाँ 2/3 पार्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो इसमें होता है, और 1/3 पार्ट इसमें होता है। ठीक है। यस सर। यस सर। तो अब लीगेंड आ रहा है। तो लीगेंड आ रहा है, तो इस लीगेंड के रास्ते में ये देखो, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, नहीं है? इनके बीच में स्क्वायर प्लेनर यस जो सर। 90 डिग्री का एंगल होता है। ये मैंने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। तो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो अलोंग द, जब लीगेंड आएगा, लीगेंड को तो यहीं आकर के लगना है, कहीं और तो उसको जगह है नहीं। तो जब यहाँ आकर के लगेगा, तो रास्ते में कौन से वाले ऑर्बिटल मिलेंगे? जाहिर सी बात है, जिनका लोब एक्स अलोंग द एक्सिस होगा। और अलोंग द यस एक्सिस सर।
कौन सा वाला होगा इन दोनों में से भी बताओ। अरे भाई सिंपल सी बात है, एक्स वाई होगा ना। यस सर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला। हाँ, राइट, एक्स वाई ये वाला। X होगा ये वाई होगा। जेड तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना। जेड यस वाला सर। ऐसे होगा, जेड वाला तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर। यस सर। इसके ऊपर खड़ा होगा ऐसे, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये स्क्रीन में प्लेन है तो ऐसे समझिए बाहर को आ रहा है और अंदर को जा रहा है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन फिर कौन फील करेगा, इस वाले जो एक्स वाई वाला, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला और जेड स्क्वायर वाला, इनका नाम होता है ईजी ऑर्बिटल, इनको कंबाइंड ईजी कहते हैं। तो ये वाला जो है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, और लिगेंड के पास तो इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो जब ये रास्ते में पड़ेंगे तो इनके अंदर रिपल्शन सबसे ज्यादा फील करेंगे। तो जब सबसे ज्यादा यस सर। रिपल्शन ये फील करेंगे, तो इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी डी ऑर्बिटल की, ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगी। पहले तो ये डी जनरेट थे, बहुत सुकून से इनकी जिंदगी चल रही थी, कोई डिस्टरबेंस नहीं था, क्योंकि कोई नहीं आ रहा था, तो ये डी जनरेट है। ये क्या कहलाते हैं, डी जनरेट। लेकिन जैसे ही इनके पास लीगेंड अप्रोच करता है, तो ये इनकी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, जैसे यहाँ पे चेंज हो गई। यहाँ पे डी जनरेट मतलब सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो सबकी एनर्जी सेम है। लेकिन लीगेंड जब आया, तो रास्ते में जो डी के ऑर्बिटल पड़े, वो ऑर्बिटल क्या हो गए, रिपेल करने लगे। जब रिपल्शन होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, ये सब होती है। बातें लिखवाई भी हैं बताई भी हैं। तो सबसे ज्यादा यस सर। एनर्जी जो बढ़ेगी वो किसकी बढ़ेगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बढ़ेगी। बात क्लियर हो गई मेरी, कोई यस डाउट सर। यार। इसके नो बाद सर। तीसरे नंबर पर जो एनर्जी बढ़ती है, वो बढ़ती है डी एक्स वाई की। क्लियर हो गई बात। यस सर। और तीसरे नंबर पर जो एनर्जी बढ़ती है वो बढ़ती है डी जेड स्क्वायर की। इसके अंदर दो पार्ट में नहीं ब्रेक हो रहा है, इसमें देखो तीन तो अभी हो गए, और अभी भी दो ऑर्बिटल बचे हुए हैं। उसके बाद जो बढ़ती है वो डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। पांच ऑर्बिटल हो गए, पांचों का नाम है, इनकी जी पांच सर। मैं ऊपर बता चुका हूं। यस सर। अब ये डी एक्स वाई की एनर्जी डी जेड स्क्वायर से ज्यादा कैसे है, तो इस बात को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि आप लोग तो पूछोगे नहीं, पूछने में शर्म आती है सर। तो देखो, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो इसके डी एक्स वाई कहाँ होगा, इसके बीच में लोब आएगा, इसका यहाँ पर लोब आएगा, ऐसे आएगा ना, यस सर। यस। ये आएगा। गुड। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला लोब था वो कैसे आया था, वो लोब ऐसे आया था, वो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया। क्लियर हो रही बात। तो सबसे ज्यादा क्योंकि इसी प्लेन में और इसी लाइन पर है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सबसे ज्यादा हो गई इसकी एनर्जी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्शन ये फील करेगा। उसके बाद ये बगल वाला फील करेगा ना जो इसी प्लेन में है, और इसी प्लेन में दूसरा ऑर्बिटल कौन सा है, वो ये वाला है, डी एक्स वाई वाला। बोलो। यस सर। फिर उसके बाद डी यस सर। का नंबर आएगा, डी जेड वाला तो परपेंडिकुलर है। यस सर। हाँ, यस डी सर। जेड वाला परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है, ऐसे परपेंडिकुलर। और ये भी फील जो है इस वजह से करता है क्योंकि इसकी रिंग एक्स वाई प्लेन में रहती है, तो इसलिए ये बाजी ले जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है।
वरना तो परपेंडिकुलर तो ये दोनों भी हैं, इनका भी तो एक्स और जेड प्लेन में ही है। बोलिए, जेड और दोनों का एक पार्ट जेड में है, नहीं है? यस सर। हाँ, लेकिन इसका जो है जेड Yes, sir. वाले, जेड स्क्वायर वाले का पूरा एक जो रिंग है वो पूरी की पूरी एक्स वाई प्लेन में है, तो इस वजह से ये ज्यादा फील करता है। तो समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। हाँ, ये थोड़ा एडवांस लेवल का था, बट ठीक है। अब ये मैं दो तो मैंने बना दिए हैं, बाकी तीन नहीं बना रहा हूँ, चलो बना देता हूँ। इस तरीके से लोब होते हैं। ये सब ऊपर मैंने डायग्राम बहुत अच्छे खूबसूरत बनाए हैं। ये डी एक्स वाई हो गया, अगर ये एक्स वाई प्लेन है। ये अगर एक्स जेड ले लूंगा तो डी एक्स जेड हो जाएगा। और ये अगर मैं वाई जेड ले लूंगा तो डी वाई जेड हो जाएगा। यही तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं और इनका नाम था T2G। जी। ठीक है। इनके यस सर। लोग क्या है, यस सर। बिटवीन दी एक्सिस हैं। यस सर। हाँ, आई होप कि अब आप नहीं भूलेंगे ये सब बातें। चलिए, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, वो भी पूछी जाती है एग्जाम में। अभी तक जेई मेन वगैरह में पूछी गई है, लेकिन हो सकता है नीट में भी पूछ लें। दैट इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग, और एनसीईआरटी में दी हुई है, तो इसलिए उसको बताना चाहिए। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। जी, नाम सुना है इससे पहले इसका? सर आई थिंक Yes. सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं सुना? सर चलिए। मैंने केमिस्ट्री में नहीं था, ऐसा सिनर्जिट्स बायो में सुना है, मतलब वो अलग चीज है। बस हाँ, वही। तो ये लिखिए, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये सही वर्ड नहीं है, क्योंकि कार्बोनिल के अलावा भी लोग बॉन्डिंग शो करते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। लेकिन फिर भी आप लोगों के लेवल पे मैंने इसको लिख दिया है। तो देखिए होता क्या है, तो बेसिकली होता क्या है वो समझते हैं। तो आपको मालूम है कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड है। बोलिए, यस सर। इसके अंदर Yes, sir. बॉन्डिंग कैसे होती है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड होता है। कार्बन के पास लोन पेयर होता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। साइड का बॉन्ड ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बॉन्डिंग के अंदर। इस तरीके का बॉन्ड होता है। अब देखिए क्या होने जा रहा है। अब होने ये जा रही है कि ये मेरे पास मेटल है, कोई भी मेटल ले लीजिए जो भी सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहा है। कोई मेटल आप कहिए, जनरल एम लिख दूं, और अगर आप कहें तो किसी मेटल का नाम लिख दूं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड ही दिखा देता हूँ। तो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा इसके डी ऑर्बिटल में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बोलो। जी सर। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा वाला होगा, सिग्मा वाला होगा, पाई वाला होगा? सिग्मा होगा, क्योंकि पहला बॉन्ड बन रहा है मेटल कार्बोनिल के बीच में। यस सर। बोलो सफिया। Yes, sir. कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है। लेकिन जब पहला बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, तो वो हमेशा सिग्मा बनता है। Yes, sir. और उसी मेटल एटम के बीच में अगर दूसरा बॉन्ड बनेगा जो है, तो वो फिर पाई बनेगा। I want. हम्म। तो ये मेटल कार्बोनिल के बीच में पहला बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए कार्बन के बीच में, तो इसलिए सिग्मा कहलाएगा। अब देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, जो असल चीज है उसको समझिए। तो मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं,
और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बोलिए, इलेक्ट्रॉन पेयर यस होता है सर। नहीं होता है सुबी? यस सर, कुछ होता है। वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, कुछ में इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। जी सर। कार्बन के पास बेटा वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? इसको स्टार से, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से दिखाते हैं, ये तो याद होगा। यस मॉलिक्यूलर सर। एमओटी के अंदर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमने सिग्मा 1 एच, सिग्मा स्टार 1 एच, सिग्मा 2 एच, सिग्मा स्टार 2 एच, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस सर। हाँ, तो इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। कार्बन के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एंटी बॉन्डिंग है इसलिए उसके ऊपर स्टार लगा दिया। और कौन सा वाला है? पाई वाला। ओके, तो भी ये बात समझ में आ गई। यस सर। अब देखिए क्या हो रहा है। तो मेटल कहता है कि भाई कार्बन, तेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है डी के अंदर, तो ऐसा करना, हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो ये क्या करता है? इस तरीके से शेयरिंग कर लेता है। जब इस तरीके से ये शेयरिंग करता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छे से आ गई। यस सर। तो हम इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या कहेंगे कि when metal donates electron pair to the anti-bonding molecular orbital of carbon of carbonyl। चाहे तो इस बात को लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम। सर, सर इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं ना? नहीं बेटा, बैक बॉन्डिंग में वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इसी टाइप का होता है बट नॉट दिस टाइप, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ओ, ठीक है? हाँ, ओके सर। पूरा बैक ही है उसके अंदर भी। बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मेटल टू कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे बताइए, मेटल और कार्बोनिल के बीच में कितने बॉन्ड बने? दो बन गए ना। ये वाला तो यस सर, दो सिग्मा कॉन्टेक्ट बॉन्ड्स। वाला पाई बॉन्ड बन गया। अब पाई जो है वो हमेशा सिग्मा के बॉन्ड बनता है, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। वैसे कुछ एक्सेप्शन भी है बट हम लोग उस सबको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सही है सर। तो कहते हैं कि बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म फॉर्म बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल। ठीक है, या यस मेटल सर। खाली कार्बन कर देते हैं। ठीक है, बिटवीन कार्बन। मेकिंग, इससे फायदा क्या हुआ? मेकिंग इट MC बॉन्ड मोर स्टेबल।
ठीक है, बोलिए। यस सर। और मोर स्टेबल हो Yes, जाएगा, sir. बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड यस सर। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सब बातें तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। यस सर। वेरी गुड। बोलो सफिया, समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? Yes, sir. आ रहा है। चलिए, तो मुझे ये बताओ फिर कि कार्बन ऑक्सीजन का क्या होगा। उनका बॉन्ड वीक होता जाएगा। यस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? इसलिए कि इसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आए। उसको छोड़ो, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। यस सर। Yes, sir. तो इसने तो एक से ज्यादा बॉन्ड तो मेटल के साथ बना लिए है, तो ऑक्सीजन के साथ 3 थोड़ी रह पाएंगे, यस सर। Yes. तो कम हो Yes, sir. जाएगा। मान लो यहाँ पे इसने 1.5 बॉन्ड बना लिया मेटल कार्बन के साथ, तो फिर यहाँ तो 2.5 रह गए ना, तो यस बॉन्ड सर। ऑर्डर Sir. कम नहीं हो गया? बोलो भाई। होगा सर। Yes, sir. बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, Increase. इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन और बहुत ही डीप क्वेश्चन बन सकता है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वही बता सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट जो है बॉन्ड नहीं बनता है, ये भी थोड़ा सा चाहे तो दिमाग में लीजिए। ये पार्शियल छोटा सा थोड़ा सा बॉन्ड होता है, मतलब ये समझ लिए कि 0.1%, 0.2% या 0.3%, बस इतना होता है। मतलब 0.1 या 0.2 या 0.3, इस स्केल में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, यस स्लाइट सर। जो है वो स्लाइट बॉन्ड बनता है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनता है, कहने का मतलब ये है। चलिए, काफी सीख लिया। एक चीज और बता देता हूँ, इसी में, इसी से रिलेटेड है कि हम्म, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन, किसके होगा बताइए? कार्बन मेटल बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, कार्बन मेटल बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? अगर कार्बन मेटल बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्बन मेटल कह सकते हैं। और अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं मेटल डोनेशन टेंडेंसी, मेटल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। भाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन डोनेशन टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, बोलिए, उतना ही ज्यादा जो है वो बॉन्ड बनेगा। और जितना यस Yes, सर। sir. ज्यादा बनेगा कार्बन मेटल का, तो उतना ही ज्यादा उत, जो है क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन उतना का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। कम हो ठीक जाए। है ना? Yes, sir. यस सर। ओके, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा इसके ऊपर तो नेगेटिवली, नेगेटिव चार्ज ऑन दी मेटल,
बोलिए, एम आई राइट? यस सर। यस सर। और मैं क्या कह सकता हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो बेटा, ये भी कह यस सर। सकता हूँ। यस सर। इसके ऊपर भी अगर वो क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। थ्योरेटिकली मैं एक क्वेश्चन बना करके देता हूँ, तो इसको ट्राई करिएगा आप लोग। मान लीजिए एक मैंने मेटल लिया, मैग्नीज, और ये है CO6। इसका इसके ऊपर चार्ज है +1। दूसरा मैंने लिया वेनेडियम, ये भी CO6 है। इसके ऊपर चार्ज मैंने ले लिया -1। सेम मेटल भी ले सकता था, अभी मैंने डिफरेंट ले लिया है तो डिफरेंट ही ले लेते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल है, पता नहीं एग्जिस्ट भी करते हैं नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स आई डोंट नो। बस हमें तो जो कॉन्सेप्ट है उससे मकसद मतलब है। तीसरा ये है, तो इसमें बताइए जरा सा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, बताइए क्या होगा? सर ये लास्ट में जो फेरस का जो वो है कार्बोनिल के ऊपर जो वो है नंबर 4, वो 8 है कि 6 है? उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप जो चाहे मान लीजिए। वैसे 6 है, 8 वाला तो हमने किया ही नहीं अभी तक, हमने सिर्फ 6 वाले ही किए हैं। सर सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कार्बन और ऑक्सीजन का वो फर्स्ट वाले में होगा, फिर थर्ड वाले में होगा, फिर सेकंड वाले में होगा। फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। चलिए सभी, सुभी आप बताइए। सर मुझे समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने ये क्या क्या बताया है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है? कार्बन मेटल के बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। अगर यस सर। आप ये नहीं कर पा रही हैं तो ये देखिए, कार्बन, वो सॉरी, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेटल का इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? इसके अंदर पहले वाले में जो मेटल है वो क्या है? Mn पॉजिटिव है। ओके। यस सर। दूसरे वाले यस में सर। क्या है? वेनेडियम वेरिडियम। नेगेटिव है। तीसरे वाले में क्या है? आयरन न्यूट्रल है। तो इसमें बताइए यस कौन सर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कौन वेनेडियम। वेनेडियम। डोनेट करेगा? वेनेडियम। वेनेडियम करेगा, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे ज्यादा जी इलेक्ट्रॉन सर। ये करेगा। तो जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट ये करेगा, तो इसका मतलब सबसे अच्छा बॉन्ड ये बनाएगा कार्बन के साथ। तो कार्बन यस सर। ऑक्सीजन के बॉन्ड को कौन सबसे ज्यादा कम करेगा? यही तो करेगा। जी सर। यस सर। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किसका हो जाएगा? और ये सबसे कम बनाएगा मेटल प्लस वाला यस सर। है। यस सर। हाँ, तो ये क्या करेगा? ये क्योंकि सबसे कम बनाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर उसमें सबसे ज्यादा होगा, तो सफिया का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। जी सर।
चेक करो, अभी भी समझ में आना चाहिए, अच्छे से इंटरप्रेट होना चाहिए। सर आ वो गया, मेरा आंसर यही आ रहा है। कह देता कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन, तो क्या हो जाता, तो उल्टा हो जाता। सबसे ज्यादा कौन मेटल डोनेट कर रहा है, वेनेडियम कर रहा है, तो वेनेडियम नेगेटिव सबसे ज्यादा होता, और फिर उसके यस बाद सर। आयरन होता, और फिर उसके बाद मैग्नीज प्लस होता। इसको नंबरिंग में करना हो तो 2 सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कौन, 3, और फिर उसके बाद 1। बोलो सही है? यस सर। यस। ठीक है, इसी को बॉन्ड लेंथ के उसमें रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, यस सर। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। बताओ क्या ऑर्डर हो जाएगा? जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां पे बॉन्ड लेंथ कम, तो जस्ट उल्टा, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। है ना? तो क्या हो जाएगा, यस 1, सर। 3, 2, और ऑर्डर को उल्टा कर दिए। ठीक है, यस सर। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका यस बॉन्ड सर, ऑर्डर सेम कम रहेगा। होता है वो कम स्टेबल होता है। बोलिए, ठीक है? यस सर। बोलो सफिया, ठीक है? यस सर। हम्म, चलिए, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है, केमिस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट बेटा खत्म हो गई है। अब छोटे छोटे जो 2 4 थ्योरेटिकल चीजें हैं वो आप लोग खुद से एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। और कोई बात समझ में नहीं आएगी तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब हमारा मेन फोकस जो होगा वो फिजिक्स के ऊपर होगा। तो चलिए, अच्छा इसमें एक चीज और पढ़ लीजिएगा, यूजेस, यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ यूजेस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो पढ़ लीजिएगा। ओके सर। जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है, हम्म, वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स होता है। बीच में कौन सा मेटल होता है उसमें, क्लोरोफिल में? ये सब उसमें दिया हुआ है, आप चेक चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लोरोफिल तो आप लोगों के यस। बायो टॉपिक है। ठीक है, यूजेस में जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स का वो आप चेक करिएगा। और क्या बताया जा सकता है, 4 मिनट रह गया है क्लास खत्म होने में। मैं सोच रहा हूँ कि कोई पॉइंट रह गया हो तो बता दें। हम्म, कलर वाला तो मैंने बता ही दिया था, यस सर। ट्रांसफर भी बता दिया है मैंने। जी सर। हम्म, ओके। हम्म, ठीक है। हाँ बेटा, एक टर्म कभी कभी यूज होती है, होमोलेप्टिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यस सर। जानते हैं, हेट्रोलेप्टिक यस सर। कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जैसे ऊपर मैंने सारे लिखे थे, जिसमें सारे के सारे जो हैं वो क्या हो गए, लीगेंड सेम हो गए, उसको हम सेम। क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक बोलेंगे। होमोलैक्टिक। हेट्रोलेप्टिक में क्या हो जाएगा, कि मान लो मैंने क्या ले लिया, 3 जो है डिफरेंट लीगेंड ले लिए, Cl- और CN2, ऐसे करके 3 लीगेंड ले लिए, तो ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोलेप्टिक हो जाएंगे।
एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाइएगा, ठीक है। ओके सर। केमिस्ट्री में लगाइएगा, केमिस्ट्री तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत होती भी है दिक्कत। तो यहाँ पे बेटा हम लोग जो है अब चैप्टर को करते हैं खत्म। अच्छा हाँ, स्क्वायर प्लेनर का मैंने वो बता दिया था आपको, स्प्लिटिंग वाला। वहां पे एक बात नहीं बताई, ऑर्डर नहीं बताया वो किसके बाद आएगा। जी ऑर्डर, सर। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। तो स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो ये बात बताइए। हम्म। मतलब वो सी एफ एस ई होता है ना। हाँ नहीं, हम डेल, लोग जो डेल, करते हैं डेल्टा, डेल। ठीक है। यस तो सर। स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की होती है, उसके बाद टेट्राहेड्रल की होती है, ठीक है। बस ये ऑर्डर आप याद रखिए, इतना ही काफी है आपके लिए। और अगर जानना चाहें तो ऊपर मैंने बता दिया है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के अंदर रिलेशन, वो ऑक्टाहेड्रल के अंदर रिलेशन बता देता हूँ। ये रिलेशन होता है, ओ से ऑक्टाहेड्रल, टी से टेट्राहेड्रल, एच पी से स्क्वायर प्लेनर, डेल्टा से मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर हो गई बात। यस सर। यस हम्म, सर। चलिए। ये तो छोटी छोटी बातें थी, 5 मिनट था तो मैंने कहा लाओ बता दूं कहीं पे मिल जाए। अब कंप्लीट हो गया बेटा, 100% हमने कंप्लीट कर लिया है। और खाली आपको यूजेस कॉम्प्लेक्स के आपको उससे करने हैं, कलर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है। सर और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे अब आप? अब बेटा आप देखते हैं कौन सा स्टार्ट करें, केमिस्ट्री तो पूरी खत्म ही हो गई है, कौन सा बचा है हमारा। अमाइंस बचा है और बायोमोलिक्यूल्स बस। हाँ तो ये बायोमोलिक्यूल वगैरह तो सब आपका पार्ट है, सबको पढ़ लीजिएगा। अमाइन अमाइन कर, जी सर। अब तो फिजिक्स पे पूरा फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। 3 3 घंटे ही ओके सर। फिजिक्स की लेंगे और सिलेबस को खत्म कराएंगे। ओके। जी सर। ओके सर। ओके सर। हमारा गुड फिजिक्स इवनिंग सर। तो रह गया है, एक तो रह गया है क्या कहते हैं, एटम न्यूक्लियाई मॉडर्न फिजिक्स रह गया है। और रे दो ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी रह रहा है। आइटम हम लोग केमिस्ट्री में कर चुके हैं, उसमें कोई ज्यादा वो है नहीं, खाली हल्का सा टच दे देंगे, रिवीजन कर लेंगे। यस और जो सर, है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रह रहा है। लोग और केमिस्ट्री में कर चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हम लोग कर चुके हैं, बहुत आसान आसान